हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बीटा। तो आइए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं आज एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है गलैंड। गलैंड अर्थात ग्रंथि, जिसे हम थैले के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जीवन में या मनुष्य के जीवन में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अगर सेक्रेशन जो क्रिया होती है, इसकी जो सेक्रेट होता है, ये उत्पन्न जो होता है हमारे शरीर में, अगर ये ज़्यादा हो गया तो परेशानी, अगर कम हो रहा है तो परेशानी। ये जीवन से संबंधित नॉलेज है। ऐसे तो ये 10th क्लास में, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में दी हुई है, यूपी बोर्ड के 10th क्लास में दी हुई है और 11th में भी दिया हुआ है। और ऐसे अनेक प्रकार की जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है, सब एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन है ना रहता ही रहता है। तो आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखें जिसका नाम है ग्रंथि। ठीक है, जिसको हम गलैंड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या नाम है, इसको हम गलैंड। गलैंड मीन्स इसको कहते हैं ग्रंथि, है ना, ग्रंथि, या इसको हम बोलेंगे थैला। ठीक है, अब ये है क्या, समझने वाली बात है कि ये है क्या, ये कहाँ से आया, ये गलैंड हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आप जानते हो कि सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है। कई बार मैं आपको समझा चुका हूं। और टिश्यू मिलता है तो बनता है क्या, ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मीन्स होता है अंग। टिश्यू बना होता है उत्तक और सेल बना होता है कोशिका। ठीक है, ये तो आप लोग जान रहे हो। और अंग मिलता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अब बार बार मैं क्यों दे रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। देखिए, अब उसके बाद ये ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो एक जीव बन जाता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव कहते हैं। तो ये तो जान रहे हैं, ये अंग है तो ये अंग तंत्र बना। अब यहाँ बात आती है गलैंड वाले में हमारा। तो ये गलैंड क्या है, ये अंग है, ये ऑर्गन एक तरह से क्या है, हमारे शरीर का ये ऑर्गन है जो थैलीनुमा रचना, छोटी बड़ी थैलीनुमा रचना में पाई जाती है हमारे बॉडी के, है ना, अंग में, हमारे बॉडी पार्ट में पाई जाती है, जो बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे गलैंड है। गलैंड आप क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से ऑर्गन है। जैसे एक लीवर एक गलैंड है, पेनक्रियाज एक गलैंड है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन गलैंड है ना। पूरे बॉडी में जहां जहां गलैंड होगा, इसका क्या क्या फंक्शन होगा, उसे कौन कौन से हार्मोन या एंजाइम निकलेंगे, इसकी सब चर्चा आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को निश्चित रूप से आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें ताकि आपको नॉलेज, है ना, आपको भरपूर नॉलेज मिल सके और अपने जीवन में इसे उतार सकें और अपने परिवार, अपना और अपने परिवार, अपने आसपास दोस्तों को सुरक्षित रह सकें इस ज्ञान के माध्यम से। तो आइए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। गलैंड जो है हमारा, ये क्या है, सबसे पहले समझ गए क्या है। ये एक तरह से ऑर्गन है। तो ऑर्गन है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस है। देखिए कितनी अच्छी बातें हो गई। क्या हो गया, एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस अर्थात आवश्यक रसायन पदार्थ। क्या, तो गलैंड क्या हो गया हमारा। अब ये ऐसे नहीं होगा, लेकिन इससे जो निकलने वाले चीज होते हैं ना, ग्रंथि से अब जो सेक्रेट होगा, जो निकलेगा ना, हार्मोन निकलता है और एंजाइम निकलेगा। ये दोनों क्या होते हैं, ये रिलीज करता है, अर्थात ये जो है ना उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं क्या, आवश्यक रसायन पदार्थ जो हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले, अभी तो समझ गए होंगे, अब इस बात को भी आप समझ गए ये क्या है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब ग्रंथि क्या है, तो ग्रंथि को हम आगे बढ़ाते हैं। ग्रंथि जो होता है ना, ये 3 प्रकार में बताता हूं। ठीक है, ये 3 प्रकार ग्रंथि हो गया। ग्रंथि जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकार है वो है एक्सोक्राइन गलैंड है। ध्यान से देखिएगा कैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और दूसरा जो है ये है इंडोक्राइन गलैंड है। और आपके 12th में
सॉरी 11th में जो है अंतिम में दिया हुआ है, अंतिम यूनिट में इंडोक्राइन ग्लैंड एक अध्याय बना दिया गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा जो होता है वो है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब क्यों कहते हैं मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, अभी आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये क्या रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है, मींस क्या निकल, इससे क्या उत्पन्न होता है, इससे निकलता है आपको एंजाइम। एंजाइम जिसको हम किण्वक बोलते हैं हिंदी में, ये एंजाइम रिलीज करता है, इससे एंजाइम निकलता है। ठीक है, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, इंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है, हार्मोन सेक्रेट होता है। अब कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या क्या काम होता है, सब कुछ की चर्चा होगी, ध्यान देखिएगा। जैसे ये इंडोक्राइन ग्लैंड हुआ, ये हार्मोन है, ये हार्मोन सेक्रेट करेगा। और ये जो मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड के थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना, ये दोनों मिलने के बाद ये इस मैंने मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट करता है, रोल निभाता है, इससे जो उत्पन्न होती है ना वो हार्मोन निकल जाएगा और एंजाइम निकलेगा, है ना, इसलिए कहलाता है मिक्स ग्लैंड। अर्थात इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड का गुण और एक्सोक्राइन ग्लैंड के गुण दोनों प्रकार की भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। अर्थात इसके अंतर्गत पैनक्रियाज आता है। ठीक है, तो मैं इसको भी लिखूंगा, बता दिया भी, है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो हमारा है ये क्या हुआ, एंजाइम। तो एंजाइम कहाँ निकलता है, एंजाइम जो होता है हमारे बॉडी में किधर से निकलता है, किधर बहता है, डायरेक्ट ये कहाँ बहता है, डक्ट में। डक्ट में, डक्ट में क्या होता है, नली में, नली में ये बहता है, नली में बहता है ना, नली में बहता है ये। ठीक है, नली में बहता है पूरा बॉडी में, नली में बहेगा, जो पाइप होगी ना उसी टाइप से बहेगा, ये ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे नो ब्लड कनेक्ट, कहने मतलब ब्लड से कंसल्ट इसको नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पसीना हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, लार हो गया, क्या लार आपका बहता है या आंसू किसी का चलता है, बहता है ना, तो पसीना चलता है तो क्या उससे ब्लड भी निकलता है, ब्लड से कंसल्ट उसको नहीं है। तो ये हो गया आपका एंजाइम। ठीक है, कौन सा आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, पसीना में कौन सा एंजाइम होता है, सब कुछ जानकारी मिलेगी धीरे धीरे। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, तो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ नो ब्लड कनेक्ट, समझ रहे होंगे, माने एंजाइम जो है वो नो मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलता है, एंजाइम नली में बहता है, कोई पाइप जो है नली है ना, नली वाला संरचना होगी उसमें निकलेगा, ब्लड से कंसल्ट इसको नहीं होता है। अब ये हार्मोन जो होता है, हार्मोन है डायरेक्ट ब्लड कनेक्ट, है ना, ये सीधे है ना, डायरेक्ट सीधे ब्लड में बहता है, ब्लड में बहता है, सीधे कहाँ बढ़ता है, सीधे ब्लड में बहता है। और इसमें क्या होता है, सीधे जब ब्लड बह गया तो अब जब जहां जहां ब्लड है वहां क्या है, हार्मोन है। आगे समझ में, अब यहाँ की बात करता हूं, ये कौन कौन से होंगे सबकी चर्चा 1 बाय 1 करेंगे हम। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर माइंड में करिए। और ये है आपका मिक्स ग्लैंड, क्या है ये है मिक्स ग्लैंड। इसमें आता है हेटेरो को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों तरह का काम करता है ना, बोथ एक्ट माने दोनों तरह का कार्य, है ना, दोनों तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। किसको, बोथ प्रकार जो काम करते हैं ना। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, अर्थात इससे आपको हार्मोन भी निकलेंगे, है ना, और प्लस एंजाइम भी रिलीज होगा। ठीक है, दोनों प्रकार के भूमिका होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज इसका एग्जाम्पल है, आगना सही। ठीक है, आगे और बताएंगे जब इसको पढ़ाएंगे, तो अभी मैं तत्काल एग्जाम्पल देता हूं, पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक
पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं, ऐसे से होता है, इंसुलिन बनता है और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को पचाता है और जिसके कारण से हमें क्या डायबिटीज नहीं हो पाती है। जिस इंसान में अगर इंसुलिन की कमी होगी उसका पैनक्रियाट ठीक ठाक नहीं होगा, इंसुलिन नहीं सही से होगा, नहीं निकलेगा और वो सब है ना ग्लूकोज जो खाने मिठास होते हैं हाँ उसका नहीं पच पाएगा, उसका शरीर में रह जाएगा। इसलिए शरीर में पसीना हो या पेशाब हो है ना, उसके ब्लड में क्या चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी और सॉरी चलो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी और चीनी की मात्रा बढ़ने से है ना क्या होता है, क्या कहेगा डायबिटीज हो गया इससे। ठीक है, तो डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपने पैनक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा। अब पैनक्रियाज क्या है, ये है मिक्स ग्लैंड है, ये भी ग्रंथि है, तो हमारे शरीर में बनता है। कहाँ बनता है, तो ये पाचन तंत्र में आपको बताया हूं कि छोटी आंत से कन्वर्ट करता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉर्डर होता है जो हल्के हल्के हरे नुमा होता है। इसी प्रकार से ये साइड में ना इधर बड़ी इधर होता है लीवर और दूसरे साइड छोटी आंत से लगा हुआ रहता है पेनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय निकल अग्नाशयी रस। ठीक है, तो अब ये बात आपने देखा। अब यहाँ पे उसके बाद आता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, अब ये हो गया आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जो है मैं आपको बताने वाला हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये इसके सारे डिटेल्स, ये इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, मीन्स कौन कौन से हाँ इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आएंगे, कौन कौन होंगे, क्या क्या नाम उसका और क्या क्या फंक्शन है, उसके बाद हम एंडोक्राइन को बात करेंगे। ठीक है, तो ये 1-2 वीडियो ही इसका लगातार चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 3 तक, तब ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको बताता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड को। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक है मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसके बाद एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है मिक्स ग्लैंड मिश्रित जो है ग्रंथि होता है। इसके पहले हमने लिस्ट तैयार कर दिया था, अब हम एक एक पहले क्या पढ़ते हैं, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि यह शरीर के बाहर, ऐसा नहीं कि शरीर के बाहर ही निकलेगा, शरीर के बाहर तो पसीना रूप में निकलता, लेकिन शरीर के अंदर भी निकलेगा, लेकिन जो हमारा शरीर के अंदर वाला जो पार्ट ऑर्गन है ना उसके बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ गया ना, मींस ब्लड को छोड़ के, ब्लड में कंसल्ट इसका नहीं है, ब्लड से बाहर। ठीक है, ब्लड में कंसल्ट इसका नहीं रहता है, आपको मैं बता चुका हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब जो ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आइए देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले एक होता है सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्लैंड का काम होता है, कहां मिलेगा, ये हमारे कान में मिलता है, कान में, जिसके गुज्जू के नाम आप लोग जानते हो है ना, उसको मोम फैक्स बोलते हैं, मोम बोलते हैं। ठीक है, गंदगी के रूप में हम लोग निकालते हैं, खुदिया के निकालते हैं, खोदियाना नहीं चाहिए, कोई ईयरबड ला के उसमें डालते हैं, वो और ज्यादा कान को जो है ना हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ईयर ड्रम जो होता है ना, इसके अंदर का जो भाग जहां पर पहुंचता है वहां ईयर ड्रम होता है, उसमें आपकी गंदगी जो फैक्स जो है, जिसको हम लोग गंदगी बोलते हैं लेकिन वो फैक्स है, मोम है, अब बहुत ही रहना जरूरी होता है हमारे नाक में, है ना, समझ ना, सॉरी नाक ही नहीं, हमारे कान में रहना बहुत जरूरी होता है उसको। ठीक है, अब आप ईयर बग से क्या करोगे, उसको अंदर धकलते हो तो अंदर और चला जाता है। ठीक है, ईयर ड्रम में है ना चिपक जाता है, तो थोड़ा सा क्या होती है, वो हमें हानियां पहुंचाते हैं, कभी कभी कान के छिद्रे भी फट जाते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें होती है, खुजलाना नहीं चाहिए। उसके बहुत सारे है ना मेडिसिन है, जो तेल लगा के तेल डाल देना चाहिए, धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा अगर होता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी उसके हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूं कि ये मोम, तो इसलिए कान में मोम का निर्माण करती है। ये जो सेरुमेन ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे जो कान है ना उसमें मोम का निर्माण करेगी, और यह मोम जो है इससे क्या निकलता है, इससे एक तेल निकलता है। ठीक है, जो कान को तेलिए रखता है,
हमेशा क्या रखता है, चिपचिपा रखता है, मीन्स उसमें नमी बरकरार रखता है, उसको सूखने नहीं देता है, पूरा सूखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर धूल डस्ट जो ओपन है ना, ये ओपन है, छिद्र है, इसको पिन्ना बोलते हैं, याद रखिएगा। ये कान हम लोग बोलते हैं कान कान कान, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसका नाम है पिन्ना। ये कलेक्ट साउंड करता है, साउंड को जमा करता है और अंदर भेजता है, ठीक है। कान के बारे में एक वीडियो में आपको बता दूंगा पूरा डिटेल से, पूरा स्ट्रक्चर के साथ, है ना, कितने पार्ट इसमें है, किसका क्या फंक्शन है। एक तरह से एक लाउड स्पीकर की तरह हमारा कान काम करता है, ठीक है। तो वो मैं आपको किसी एक अलग वीडियो में डिटेल्स में कान के बारे में बता दूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये क्या होता है, जब कान में क्या तेल ये रखता है, इसलिए जरूरी है कि वैक्स से रहना, ठीक है। और आप वैक्स के मीन्स मोम की वजह से कान में जो पाए जाने वाले वैक्स होते हैं, उसके आप किसके परिवार से, कोई किस फैमिली से वो बिलोंग्स करते हैं, उसके वंश क्या है, उससे भी जानकारियां मिली है। साइंस यहां तक आगे हो चुका है। एक जीन है AB, है ना, ये AB G11 करके, एक उससे उस जीन के, एक जीन की सहायता से आप किस वंश के कौन हैं, उस इस वैक्स की वजह से मालूम कर ली जाती है, ठीक है। साइंस यहां तक डेवलप कर चुका है, ठीक है। चलिए ध्यान से, ये तो हो गई मोम के बारे में। ये सेरेमेन ग्लैंड हुआ जो कान में वैक्स का मोम का निर्माण करती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण हो गई, इसमें भी ब्लड से कोई कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से, आगे दूसरा है लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि क्या होता है, इसी आंख देखिए, तो लेक्राइमल ग्रंथि ये जो भाग यहाँ पर है, ये ऊपरी भाग है ना, ये वाला भाग है ना, इसके नीचे का है, मतलब ये बाहर से नहीं, नीचे अंदर से नीचे वाला, इसके नीचे मीन्स ऊपर वाला, ये भाग, ये नीचे वाला, एक ऊपर वाला। तो ऊपर वाला भाग से जो है ना, ऊपर वाले भाग से ऊपरी भाग, मतलब आंख के ऊपरी भाग में ये होता है, कौन सा ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि का निर्माण होता है। जैसे ये है ना, ये आंख जो है, यहां से यहाँ जो भाग है, अंदर वाला भाग, ऊपरी भाग, वहां से ये निकलेगा, वहां पे जमा होता है, और उसी से ये क्या होता है, आंसू निकलता है। समझ गए, आंसू बनेगा कौन सा एंजाइम बताता हूं, ऊपरी भाग में होता है, जहां से आंसू निर्माण होता है। तो आंसू कहां निकाल, कौन ग्रंथि से, लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू का निर्माण होता है, आंख के ऊपरी हिस्से से, ठीक है, आंख के ऊपरी हिस्से से, माने बाहर वाला ऊपरी नहीं, अंदर से ऊपर, ठीक है, होता है। और साथ में आंसू कहां पे जमा होता है, एक होता है पंक्टम, है ना, पंक्टम जो होता है, ये ऊंचा से होता है, ऊंचा से पदार्थ जो होता है ना, वहां पंक्टम होता है, वहीं पे आंसू स्टोर हो जाता है। और साथ में जानकारी एक और आप रखिए कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनेगा कि आंसू में कौन सा एंजाइम, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, और लाइसोजाइम एंजाइम का बड़ा अच्छा फंक्शन है, जितने भी आप, है ना, फेस वॉश लगाते हैं, यूज करते हैं, उससे कहीं ज्यादा लाइसोजाइम जो है अपने आपके फेस को साफ करता है। इसलिए आंसू बहने वाले, है ना, बहे तो यहाँ से लेपोर लेना है बढ़िया से, है ना, एक आपको क्रीम से अच्छा काम करेगा, ठीक है। और वो ओरिजिनल आंसू होनी चाहिए, दुख तकलीफ वाली होनी चाहिए, प्याज भाव वाला आंसू कम फायदाकारी होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो ये दूसरा आप बात करते हैं तो हो गई। अब तीसरी नंबर जो है, नाम है मेबोमियन ग्रंथि। ये क्या है, अब ये आंख के ऊपरी वाला भाग है, ये आंख के निचली वाला भाग में होगा, आंख के नीचे पाया जाता है। और जब ये आंख में जो तेल अगर ज्यादा बहते बहते गया, जैसे आई फ्लू का भी, है ना, दौर, है ना, चल रहा है, अभी आई फ्लू का एक वायरल हो रहा है, मीन्स वायरल डिजीज के रूप में फैल रहा है पूरा दुनिया में, मीन्स हमारे इलाका में भी देखते हैं, बिहार यूपी में काफी फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए, है ना, क्या करना है, तो आयुर्वेद में है, आंखों को हम बार बार साफ करें, जिसका हो गया उससे दूर रहें, है ना, डिस्टेंस बना कर रखें, ये बचाव के तरीके होते हैं। और ये वायरल डिजीज होता है, इससे बचना है तो हेम्योपैथ दवाई जाके ले लें, डॉक्टर से संपर्क करके, ठीक है। तो और भी आंखों को, है ना, घंटे 2 घंटे में साफ पानी में उसको क्या करना है, साफ करना है। चलिए बहुत सारे और भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो है, यह आंख के नीचे पाया जाता है, बता दिए। और आंख में जब तेल का निर्माण ज्यादा हो जाता है, जो तेल जो है निकलता है इससे, ये वो ऊपर जो बताए थे, ऊपरी भाग में जो तेल निर्माण होता है, जो यहाँ जमा होता है, अगर वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है ना, तो वही क्या होता है कि कीचड़ के रूप में, है ना, उजला 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 यहाँ जमा होता है ना, यहाँ पर, तो वही कीचड़ उसको बोलते हैं, आंखों का कीचड़ है वो, तो कीचड़ का रूप ले लेती है। कौन, वो तेल ये रहता है आंखों से निकला हुआ, ये जो है ना, इस लेक्राइमल ग्रंथि जो निकलता है, वही जो जमा होता है, तो कीचड़ का रूप जमा कर लेती है, मतलब रूप ले लेती है, ठीक है। तो उसी को ज्यादा होता है। देखिए किसी का आंख जब आई फ्लू होता है, तो बहुत ज्यादा रात भर में जो है ना,
आंखों को पकड़ जकड़ लेती है, ठीक है। तो ये ज्यादा होने पे क्या होता है, हमें परेशानी होती है, ठीक है। अब दूसरा आता है आपको श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या है, ये देखिए, यह पसीना निर्माण करता है। श्वेत एगो तो स्वेद उजला वाला नहीं, ये श्वेत है ना क्या, ये श्वेत ग्रंथि, श्वेत त या द, ये श्वेत ग्रंथि है। स्वेट ग्लैंड ये क्या करता है, पसीना का निर्माण करता है। अब पसीना निर्माण किया तो पसीना भी निकलता है, इसमें ब्लड से कंसल्ट नहीं होता है, हैं, जान रहे हैं आप, पसीना निकलता है लेकिन ब्लड नहीं निकलता है। तो ये श्वेत ग्रंथि क्या करता है, यह भी बैक्टीरिया को मारने में भूमिका निभाता है, ठीक है। पसीना जिसका सही मात्रा में निकल रहा है तो पसीने में भी बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, इस एंजाइम में क्षमता होती है, ठीक है। इसलिए है ना, पसीना निकलना भी ज्यादा जरूरी है, और जरूरत ज्यादा निकले तो भी परेशानी है, ना निकले तो परेशानी। इसका मतलब बारीक छिद्र आपका बंद है ना, अंदर गंदगी बाहर नहीं निकल रहा है। बैक्टीरिया जो पूरा खुले में आप हैं, हाथ पैर यहाँ पे पूरा बॉडी है, जिसमें धूल डस्ट लग रहा है, बैक्टीरिया लग रहा है, कंसल्ट हो रहा है, तो उसको मारने का काम कौन, पसीना जो निकलता है तो होता है, ठीक है, ध्यान से। ये तो बात हो गई हमारी। अब है तेल ग्रंथि, है ना। तेल ग्रंथि जो है, सेबेसियस जो ग्लैंड होता है, यह सीबम का निर्माण करता है। तेल ग्रंथि क्या है, यह सीबम का निर्माण करता है, जो सॉफ्ट टाइप का मींस मुलायम प्रकार का होता है, जो नाक के ऊपर पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, तेल ग्रंथि कहां से निकलेगा, सीबम निर्माण करता है, ये कान की नाक के ऊपर। देखिए यहाँ देखिएगा, थोड़ा ऐसे तेलीय होता है, यहाँ बनस्पत, यहाँ की बनस्पत, यहाँ पे याद हो गया। और ये जब इसमें अगर सही से मात्रा में अगर ये हम इसका देख रेख सही से नहीं करें, या खान पीन में मुख्य रूप से खान पीन अगर इसका हम जो निर्माण उसका होता है, अक्सर बैगन के साथ दूध का इस्तेमाल करें, और भी कई चीज़ें जो होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये यहाँ पे हमें बैगन कांटा के रूप में जो ऐसा ऐसा निकलता है दावने के बाद, जो वो जो इसके ऊपर तेले बातें निकलती है ना पदार्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। सीबम निर्माण करता है, जो कहाँ होता है, सॉफ्ट टाइप का होता है, कहाँ पे, जो कान के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा हम डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो बार बार ये बनते जाएगा। जरूरत ज्यादा बने तो उसके लिए बने, नहीं तो क्या करना है, तो जो चीज हमें रिएक्शन पैदा करे उसको खाना नहीं है। जैसे देखिए बैगन दूध के साथ की समस्या आती है, तो अक्सर यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। तो उससे हम बचें, उस चीज से बचें, तब ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये बात हो गई। उसके बाद सॉफ्ट टाइप होता है। अब आता है म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि जिसको कहते हैं सेलेस्मा ग्रंथि, सेलेस्मा ग्रंथि, म्यूकस या बोलिए इसको, है ना, बुगर्स बोलते हैं। बुगर्स मीन्स आपका नाकों में जो गंदगी हो जाती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो ये जो है म्यूकस ग्लैंड को हमेशा लोग गंदगी चीजों के रूप में देखता है, लेकिन ये बहुत ही फायदेकारी चीज है। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये जो म्यूकस ग्लैंड होता है हमारे लीवर, पेट है, पेट स्टमक उसके अंदर भी निकलता है, छोटी आंख बड़ी आंख है वहां भी निकलता है। मीन्स ऐसे चीज है म्यूकस जो कि अम्लीय चीजों से, एसिडिक चीज होती है ना, उससे रक्षा करती है शरीर की। अगर ज्यादा एसिड बह रहा है, निकल रहा है, स्राव हो रहा है, तो ये म्यूकस वहां उत्पन्न होके उसके प्रभाव को कम करता है और शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा है कि नाकों से निकलने वाले जो गंदगी होते हैं, जिससे लोग नफरत करते हैं, है ना, और जब बा के इधर उधर डाल देते हैं, ठीक है। ये एक तरह से म्यूकस ही है, म्यूकस कहते हैं। और इसके बहुत सारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं। फायदे ये हैं, जरूरत से ज्यादा अगर सर्दी हो गई है, सर्दी मौसम में, तो ये आपको सांस लेने में परेशानी करेगी, है ना, तो सिर दर्द की समस्या बन सकती है ज्यादा होने पर। लेकिन अगर हल्का फल्का नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या आपको है ना। अगर ये पूरा नहीं बन रहा है, हमेशा ये गीला रहता है अंदर, और गीला रहना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं रहेगा तो जितने भी बैक्टीरिया जाते हैं, धूल डस्ट जाते हैं, इसके नाकों में जो बाल पाए जाते हैं, उसे छन के तो चिपक कहाँ जाता है, इसी सेलेस्मा में, गीले पदार्थ में जो है ये चिपक जाता है, डस्ट चिपक जाता है, बैक्टीरिया चिपक जाता है, और आपके अंदर फेफड़ा में जाने से रोकता है। जब ये चिपका, आप बताइए सूखा रहेगा तो प्रवेश कर जाएगा, निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये गीला होने के कारण, चिपचिपा होने के कारण थोड़ा थोड़ा गीला रहना चाहिए, नमी रहना चाहिए, जिसके कारण से वो उसमें चिपक जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे सूखने के बाद वही किसका रूप लेती है, नकटी का, मीन्स बुगर्स का रूप धारण कर लेती है, जिसको नाक साफ करने वक्त हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी
म्यूकस ग्रंथि। अब इसको नोट डाउन करें। फिर अभी बाह्यस्रावी ग्रंथि खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे लार ग्रंथि है। लार जो निकलता है, लार टपकता है, किसी चीज को खाना देखते हैं तो लार टपकता है, उस लार के बारे में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद लीवर की बात है, लीवर बारे में बताने वाला हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी बाह्यस्रावी ग्रंथि है सबको खत्म करेंगे। इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं लार ग्रंथि और लीवर के बारे में, ठीक है। जल्दी से अब देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आने वाले लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इससे भी जो कुछ भी स्रावित होती है तो ब्लड से कनेक्ट इसका भी नहीं होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लार ग्रंथि, ये मुंह में लार आता है, किसी देख के मुंह में पानी आ गया तो लार बहता है, आज से करेंगे तो नीचे से लार गिरेगा, ठीक है। अब लार में कितने ग्रंथियां होती हैं इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे तो मुंह में 6000 से ज्यादा, 6000 से प्लस लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से, लेकिन 3 है, ठीक है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है मुंह में पाए जाने लार जो होती है लार ग्रंथि, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, बिगेस्ट ग्लैंड है ना। पैरोटिड 3 में से माने 6000 में से सबसे कह लो क्या है, बड़ी ग्रंथि है। नाम है उसका बिगेस्ट ग्लैंड, कौन, पैरोटिड ग्लैंड। ये कान के नीचे पाया जाता है। कान के नीचे मीन्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, अंदर अंदर, ये कान का एरिया अंदर होगा, उसके नीचे है ना, अंदर से, ठीक है, वहां नीचे पाई जाती है, कान के नीचे, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। और ये मम्प्स वायरस, एक वायरस है मम्प्स वायरस, जिस कर्णमूल गलसुआ नाम की बीमारी होती है, जिसके पूरे जो है चेहरे फूल जाते हैं, ढकना ऐसा पूरा मुंह हो जाता है। तो देखे हैं, बचपन में देखे थे, माँ और गांव के समाज की जिनकी माताएं दादी सब थी, वो केला का जो होता है ना, वो चोप जो है उसको पतला करके बांध जाती है, वो छूटता था। तो उससे क्या, इसमें वैज्ञानिक रीजन क्या है कि केले में जो है इस वायरस को, मम्प्स वायरस को भगाने की क्षमता होती है, ठीक है, उससे ये भागता है। देखिए तो मम्प्स वायरस के कारण जो है, जो कारण क्या है, गलसुआ या कर्णमूल नाम की बीमारी होती है, जिसको हम मम्प्स बोलते हैं। ये क्लास 12 में आपके सिलेबस में है भी, ठीक है। देखिए ये क्लियर हो गई। अब दूसरा बात आती है कि इसके बारे में और जाने, ठीक है, इसके बारे में और जाने, स्पेशल नोट के बारे में। तो पहले हम एक इसके बारे में हुआ, अब फिर हम इसको एक ग्रंथि बारे में हो गया। दूसरा ग्रंथि यहाँ है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये भी मुंह में पाए जाने वाले ग्रंथि है। तो ये जीभ के नीचे पाई जाती है, इधर जीभ आकर ऐसा करेंगे ना, तो यहाँ और यहाँ निकलेगा, उसके नीचे है ना, जीभ के नीचे दोनों और एक एक छिद्र होता है थोड़ा सा, उसी से निकलता है ना, ये सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसका काम होता है भोजन को फिसलनदार बनाता है। भोजन में चबाने के बाद वो फिसलनदार फिसलना आ जाता है, मीन्स चिपचिपा पदार्थ उसमें आ जाते हैं। तो समझिए क्या है, वो सबलिंगुअल ग्लैंड ही हमारे भोजन को फिसलनदार बनाता है, और पलटा करके अंदर घोटते हैं और सीधे ओसोफेगस द्वारा नीचे पेट में भेजता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस तरह से ये हुआ, दूसरा हुआ ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा आता है सबमैंडिबुलरी। सबमैंडिबुलरी ग्लैंड ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी हुई थी, अब सबमैंडिबुलरी सबसे छोटी ग्रंथि हुई। और ये जो जबड़े के नीचे, अब जबड़ा है, जबड़े के नीचे मिलता है, ऊपर नीचा दोनों, ठीक है, यहाँ समझ गए ना, जबड़े के नीचे पाया जाता है। और ये तो हो गई ग्रंथि बारे में। इसका भी काम होता है भोजन को फिसलनदार बनाना और भोजन को आगे भेजना, ठीक है, पेट में काम इसका हो गया। अब बात करें यहाँ पर कि एक स्पेशल बातें देख ले हम, कि जो लार हम पढ़ रहे हैं, लार ग्रंथि, तो प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार हमारे शरीर में प्रत्येक दिन बनता है। लार का पीएच मान की बात करेंगे 6.5 से 6.8 होता है ना। पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन, है ना, इसमें इसका पूरा नाम होता है, वैल्यू, ठीक है। चलिए तो पूरा वैल्यू ये हो गया, इसका पूरा नाम हो गया। अब लार में 99% पानी होता है, वाटर, और 1% में आपके जो है आयंस होंगे। आयंस में पोटासियम, कैल्शियम आयन, है ना, और सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन होगा, ठीक है, सोडियम आयन, ETC करके आयन होंगे। और एक बात करें कुत्ते की लार की, कुत्ते लार की अगर बात करें तो उसका लार जो है ना पूरा अम्लीय होता है। देखिए 7.4 से लेके 7.8 तक इसका लार होगा, ठीक है। तो जानकारी लार की बात हो रही थी,
तो जैसे जैसे माइंड में आते गया मैं इसको नोट डाउन कर दिया, आप इसको नोट कर लें, निश्चित रूप से रखें। अब इसे लार के बारे में थोड़ा और जानकारी मैं आपको दे दूं। लार सिलेबा होता है, अब ये टाइलिन है, मुंह में स्टार, जैसे हम अब लार जो है, लार 3 प्रकार का होता है। देखिए तो कौन कौन है, तो मुंह में है 3 प्रकार के। सबसे पहले टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, जैसे कुछ भी खाते पीते हैं ना, जो मिठास होता है, जो स्टार जिसमें मंड भरा हुआ होता है, तो वो मंड को जब हम चबाते खाते हैं तो उसके बाद वो माल्टोज में बदल देता है। अगर माल्टोज में कोई बदलता है, स्टार्च को अगर माल्टोज में कोई बदलता है तो वह टाइलिन नाम का लार बदलता है। ठीक है, टाइलिन नाम का लार बदलता है। अब उसके बाद दूसरा है, जब माल्टोज बदल गया, अब माल्टोज को कौन बदलता है, अब दूसरा माल्टोज है, तो माल्टोज भी धीरे 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 जब क्या ग्लूकोज जो बनेगा, माल्टोज से क्या धीरे धीरे बन जाता है ग्लूकोज। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से है। टाइलिन क्या बनाया, पहले खाना था, टाइलिन आया, उसको बना दिया स्टार्च में, स्टार्च क्या बदल दिया उसको माल्टोज में, अब माल्टोज दे कहाँ ग्लूकोज में। अर्थात यहाँ पे सब सिस्टम है, यहाँ पर माल्टोज हुआ, माल्टोज से क्या बन जाता है सीधे ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज को फिर पचाने वाला कौन है, पचाने वाला इंसुलिन है, मिक्स ग्लैंड है ना। अगर वो नहीं पचाएगा तो फिर वही डायबिटीज होगी, चीनी रोग होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। अभी तो मैं आपको इसके पहले बताया था कि आंसू में पसीना होता है, आंसू बताया था, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। आगे देखिए लाइसोजाइम एंजाइम यह एंटीबैक्टीरियल होता है जो आंसू और पसीना में रहता है। ठीक है, तो फिर देखिए फिर अभी क्या बचा हुआ, एक और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीवर। लीवर एक खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको लीवर के बारे में स्पेशली फिगर के द्वारा लीवर को बताऊंगा। ऐसे पाचन ग्रंथियां जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी इसकी चर्चा होती है, वह वीडियो भी उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसके बाह्य शराबी ग्रंथि के अंतर्गत लीवर आता है, तो मैं इसके बारे में बता दूं। ऐसे मौखिक बारे में सुनना हो, कुछ बातें सुन लीजिए कि ये जो 7वां क्या हुआ, 8 नंबर जो हम ग्रंथि बाह्य शराबी ग्रंथि देंगे वो लीवर आएगा। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिसका वजन जो होता है 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो के बीच होता है। थोड़ा थोड़ा सबका डिफरेंट होता है, मैंने एवरेज निकाला जाता है 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में 1.35 केजी के आसपास होता है। ठीक है, ये हुआ सबसे बड़ी ग्रंथि, और इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्रिया होती है। रीजनरेशन बोले तो पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, कोशिका विभाजन बड़ी फास्ट होती है। शरीर में एक लौता ये अंग है जहां पर सबसे ज्यादा रीजनरेट होती है, मीन्स सेल डिवीजन होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति का अगर क्या कहते हैं लीवर जरूरी पड़े काट के अपने परिवार को दिया जाता है, तो उसके कुछ महीनों में ही लीवर अपने ऐसा रूप धारण कर लेता है, फिर उतने उसको खाना पीना पचना उसना सबको तैयार होता है। ठीक है, तो ये हुआ लीवर का फंक्शन। और लीवर को हम कई नाम जानते हैं उसको। ठीक है, यकृत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, इस नाम से ये भी जाना जाता है लीवर को। ठीक है, यकृत और जिगर, और क्या कहते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, इसको बोलते हैं। तो ये नाम से बोला जाता है। ठीक है, 2 लोब में बटा हुआ होता है, और ये इसकी खासियत ये होती है कि शरीर में जितने भी हमारे जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उस सबको निगलने का काम करता है, सबको अपने में समेटने काम करता है ना। क्योंकि जितने भी चीज खाने पीने खाते हम हैं, अक्सर कुछ न कुछ केमिकल आज जरूर मिला हुआ होता है। उस सारे जहर को, टॉक्सिन पदार्थ को ये अपने अंदर समेटता है ना, और ले लेता है और शुद्ध करके उसको शरीर को भेजता है ना, कि बाकी पदार्थ को जो शरीर के लिए फायदे होना चाहिए, मीन्स जहर को अपने आप ले लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुप्फर सेल पाई जाती है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को, हानिकारक चीजों को, टॉक्सिक पदार्थ को ये निगल जाती है, खा जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करती है। और लीवर में एक बड़ी खासियत ये है कि लीवर को अगर 90% तक भी गड़बड़ है, लीवर 90% तक भी खराब हो चुका है, फिर भी इंसान का खाना पचता उचता है, पूरे गड़बड़ होता है, तब ये समस्या आती है। लीवर प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको शुरुआती में जॉन्डिस की शिकायत आती है। बहुत सारे लोग जॉन्डिस पीलिया उसको बोलते हैं, आंखों की बीमारी है, त्वचा बीमारी है, क्योंकि उसमें पीला हो जाता है। नहीं, वो लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर समस्या होती है, लीवर इन्फेक्टेड होता है ना, तो आपका है ना, इस तरह से शरीर का
कलर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक इसके बारे में एक बहुत बड़ी टॉपिक लीवर बनता है, ठीक है। तो वो जॉन्डिस इसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण जॉन्डिस होती है, जिसको आयुर्वेद में भी और इंग्लिश में भी अच्छे खासे इसके इलाज हैं। नॉर्मल चीज है ये जॉन्डिस, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक जॉन्डिस रहे तो हेपेटाइटिस बी बन सकता है। हेपेटाइटिस बी थोड़ा खतरनाक होता है ना। अगर उसको नॉन एक्टिव करके रखें तो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन यहीं पे अगर आगे और उसको हम ध्यान नहीं दें तो सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। लीवर सिरोसिस के बाद फिर लाला स्टेज उसका कैंसर का है। तो इतने सारे चीज से लीवर गुजरता है, इसलिए लीवर को बचा कर रखना पड़ता है, ठीक है। तो लीवर के बारे में मैं बहुत सारी बता भी दिया हूं। एक लीवर का मैं एक स्पेशल क्या कहते हैं टॉपिक जो है, चाहे पाचन ग्रंथि के रूप में हो या इसमें हो, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आपको आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, है ना, अपने सहयोगियों में इसे भेज के, है ना, मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो और आप लोगों के सामने पेश करूं जो स्वास्थ्यवर्धक हो, ज्ञानवर्धक हो और, है ना, हर बच्चों को फायदेमंद हो, ठीक है। तो बस यही आशा विश्वास के साथ आज इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।